हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे किसी भी अनसीन पैसेज को पढ़कर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लास 12 का जो मॉडल पेपर अपलोड किया गया था उसमें से ये अनसीन पैसेज लिया हुआ है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये पैसेज हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। मैन इज़ अ ग्रेगेरियस एनिमल, यानी कि मनुष्य एक ग्रेगेरियस एनिमल है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया है कि जब भी आप किसी अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्ड का मीनिंग आपको पता ही रहेगा। इसमें कुछ ऐसे वर्ड भी होंगे जिसका मीनिंग आपको नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसको समझते हुए चलेंगे तो उसमें जिस वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता है उसको आप इंग्लिश में ही बोलें और बाकी जो अदर वर्ड्स हैं उसका मीनिंग आप बोल सकते हैं। तो देखिए, मैन इज़ अ ग्रेगेरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी। अब यहाँ पे आपको मान लीजिए ग्रेगेरियस का मीनिंग नहीं पता है और बाकी सब पता है। तो मैन इज़ अ ग्रेगेरियस एनिमल, यानी कि मनुष्य एक ग्रेगेरियस जीव है, लिविंग इन अ सोसाइटी, जो समाज में रहता है। मनुष्य एक ग्रेगेरियस जीव है जो समाज में रहता है। तो जो लोग समाज में रहते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? जो लोग एक ग्रुप में रहते हैं उनको क्या कह सकता है? उनको मिलनसार कह सकते हैं। यानी कि मनुष्य एक मिलनसार जीव है, यानी कि जो आपस में मिलजुल के रहता है। तो यहाँ पे जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसका सेंस आप निकाल पाएंगे कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। इस तरीके से आप इस पैसेज को समझ सकते हैं। तो पहले लाइन का अर्थ क्या है कि मनुष्य एक मिलनसार जीव है जो समाज में रहता है। हिज नेबर्स आर द पीपल, और उसके जो पड़ोसी लोग होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम, जो तुरंत ही उनके आसपास होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी कि उनकी निकटता की वजह से। बिकॉज ऑफ का यूज़ किया जाता है की वजह से के लिए। तो बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी कि उनकी निकटता की वजह से। प्रॉक्सिमिटी का मतलब यहाँ पे निकटता है। अगर आपको नहीं भी पता होता तो आप जब इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते तो आप उतना गेस कर सकते थे, क्योंकि इसके साथ क्लोज भी आया हुआ है। तो बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी, यानी कि अपनी निकटता की वजह से और समाज के निरंतर दबाव की वजह से। कांस्टेंट का मतलब है निरंतर, प्रेशर यानी दबाव, ऑफ सोसाइटी समाज का, समाज के निरंतर दबाव की वजह से, और क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी निकटता की वजह से। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइव्स, वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मान लीजिए क्रूशियल का मीनिंग नहीं पता था, तो वे हमारे जीवन में कैसी भूमिका निभाते हैं इतना आप खुद गेस कर सकते हैं कि हमारे पड़ोसी हमारे जीवन में कैसी भूमिका निभाते हैं। तो एक अहम भूमिका निभाते हैं या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमिका के पहले ज़्यादातर यही वर्ड आता है, महत्वपूर्ण या फिर अहम। तो इसका मतलब आप वैसे ही सेंस कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण है क्रूशियल का मतलब। तो दियर सिग्निफिकेंस, यानी कि इनका जो महत्व है, और दियर का यूज़ यहाँ पे पड़ोसियों के लिए किया गया है, नेबर्स के लिए। तो पड़ोसियों का जो महत्व है वॉज रिकग्नाइज्ड बाय जीसस क्राइस्ट, उसे ईसा मसीह के द्वारा पहचाना गया था। पड़ोसियों के महत्व को ईसा मसीह के द्वारा पहचाना गया था। मोर देन 2000 ईयर्स एगो, यानी कि 2000 वर्ष पहले। मोर देन 2000 ईयर्स एगो, 2000 से भी अधिक वर्ष पहले। When in one of the 10 commandments he said, when in one of the 10 commandments, यानी कि ईसा मसीह ने, जीसस क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह है, और ईसा मसीह ने 10 आदेश दिए हैं। कोई उनकी बुक में आप पढ़ सकते हैं, ईसा मसीह ने 10 आदेश दिए हैं जिसको 10 कमांडमेंट्स कहा गया है। तो उसी के यहाँ पे बात हो रही है। When in one of the 10 commandments he said, मान लीजिए पूरा कमांडमेंट का मीनिंग आपको नहीं पता चल रहा है, तो इसमें जो कमांड आया हुआ है, कमांड का मतलब क्या होता है? आदेश होता है। तो कमांडमेंट का भी मतलब आदेश ही है। तो जब ईसा मसीह ने अपने 10 में से एक आदेश में ये कहा था, लव दाई नेबर एज दाउ लव गॉड, यानी कि अगर हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं। दाई और दाऊ ये पहले सेकंड पर्सन का एक प्रोनाउन हुआ करता था, पहले यूज़ करते थे लोग, लेकिन अब इसके जगह पे यू का ही यूज़ किया जाता है। तो लव दाई नेबर्स, यानी कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करना, एज दाउ लव गॉड, बिल्कुल वैसा है जैसे हम भगवान से प्रेम करते हैं। इट सब्सक्राइब टू द व्यू दैट गॉड इज़ प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग, यानी कि यह इस बात से एग्री करता है, ये जो इनका कमांडमेंट है, जो आदेश है, ये इस बात से एग्री करता है। सब्सक्राइब टू द व्यू का मतलब इस बात से एग्री करना कह सकते हैं। दैट गॉड इज़ प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स,
कि ईश्वर हर एक इंसान में मौजूद होता है। ईश्वर हर एक इंसान में मौजूद होता है, तो यानी कि हमारे पड़ोसियों में भी ईश्वर मौजूद है। और अगर हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं। तो बाय लविंग आवर नेबर्स वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड हैप्पीनेस। बाय लविंग आवर नेबर्स यानी कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करके वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड हैप्पीनेस, हमें केवल शांति और खुशी ही नहीं मिलती, बट वुड ऑल्सो कम क्लोजर टू गॉड, बल्कि हम भगवान के और नज़दीक भी जाते हैं, बल्कि हम भगवान के थोड़ा और नज़दीक भी आते हैं। जस्ट एज लव बिगेट्स लव, यानी कि बिल्कुल वैसे जैसे कहावत है कि प्रेम देने से प्रेम मिलता है, प्यार देने से प्यार मिलता है। सिमिलरली इफ़ वी शो लव एंड कंपैशन टू आवर नेबर्स, और बिल्कुल उसी तरह यदि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, उन्हें प्रेम और स्नेह दिखाते हैं, दे आर बाउंड टू रेसिप्रोकेट, तो वे भी रेसिप्रोकेट करने के लिए बाउंड यानी बाध्य हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपको रेसिप्रोकेट का मीनिंग नहीं पता है, तो जब आप पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं, जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि जस्ट एज लव बिगेट्स लव, बिल्कुल वैसे जैसे प्यार देने से प्यार मिलता है। सिमिलरली इफ़ वी शो लव एंड कंपैशन, बिल्कुल उसी तरह यदि हम प्रेम और स्नेह दिखाते हैं टू आवर नेबर्स, अपने पड़ोसियों को, दे आर बाउंड टू रेसिप्रोकेट। तो यहाँ पे रेसिप्रोकेट का क्या मीनिंग हो सकता है, यानी जैसा वो बिहेव करते हैं वैसा ही बिहेव करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। टू रिस्पॉन्ड इन द सेम वे, इस तरह से आप कह सकते हैं रेसिप्रोकेट का मतलब कि अगर हम उनको पड़ोसियों को प्रेम और स्नेह दिखाते हैं तो वे भी हमें प्रेम और स्नेह दिखाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो रेसिप्रोकेट का मतलब क्या है, इसका मीनिंग हम कह सकते हैं टू रिस्पॉन्ड इन द सेम वे। दिस रिलेशनशिप कैन ब्रिंग अबाउट इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी ये जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, कैन ब्रिंग अबाउट इमेंस जॉय, ये हमें बहुत अधिक खुशी दे सकता है, एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में। ये जो रिलेशनशिप है ये हमारे जीवन में हमें बहुत अधिक खुशी दे सकता है। फॉर दे आर ऑलवेज एट हैंड, क्योंकि वे हमेशा एट हैंड होते हैं। अब एट हैंड का मतलब क्या है, पूरा सेंटेंस देखिए, क्योंकि वे हमेशा एट हैंड रहते हैं टू हेल्प अस, हमारी मदद करने के लिए, इन आवर ऑफ नीड, यानी कि हमारे ज़रूरत के समय में, क्योंकि वे हमारे ज़रूरत के समय में हमारी मदद के लिए हमेशा एट हैंड रहते हैं, यानी हमेशा मौजूद रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। तो वैसे यहाँ पे एट हैंड का मतलब आप कह सकते हैं ईजिली अवेलेबल, जो आसानी से उपलब्ध रहते हैं, अवेलेबल कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो एट हैंड फ्रेज़ का यूज़ किया गया, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, अवेलेबल, टू बी अवेलेबल, उपलब्ध होना। तो इन टुडेज़ हाईली मोबाइल एंड कम्पिटिटिव सोसाइटी, यानी कि इस भाग दौड़ वाले और कम्पिटिटिव वाले समाज में, कंपटीशन वाले समाज में, कंपटीशन का मतलब कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से लोग कंपटीशन करते हैं, ऐसा समाज है ये। तो आज के भागदौड़ वाले और कंपटीशन वाले समाज में आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आर रेयरली अवेलेबल, हमारे जो फ्रेंड्स हैं और जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, आर रेयरली अवेलेबल, यानी कि वे मुश्किल से ही, यानी बहुत कम ही उपलब्ध रहते हैं। ऐसे समाज में, आज के भागदौड़ वाले और स्पर्धापूर्ण समाज में, हमारे फ्रेंड और हमारे रिश्तेदार बहुत कम ही मौजूद रहते हैं नियर आवर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी कि हमारे घर के आसपास, और अराउंड अस, या फिर हमारे आसपास। व्हेन वी नीड देम द मोस्ट, जब हमें उनकी सबसे अधिक ज़रूरत होती है। इट इज़ इन दीज ट्राइंग टाइम्स दैट द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ आवर इमीडिएट नेबर कम्स एज अ बून टू अस। इट इज़ इन दीज ट्राइंग टाइम्स, यहाँ पे ट्राइंग टाइम्स का यूज़ किया गया हार्ड टाइम के लिए, यानी कि कठिन समय में, हमारी कठिन समय में, दैट द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ आवर इमीडिएट नेबर, यानी हमारे आसपास के जो पड़ोसी लोग हैं उनकी जो मदद है, जो सहायता है, यहाँ पे असिस्टेंस का भी मतलब सहायता है और हेल्प का भी मतलब सहायता है। तो उनकी जो सहायता है कम्स एज अ बून टू अस, वो हमारे पास एक वरदान के रूप में आती है, का मतलब। तो इट इज़ देयरफॉर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस दैट वी हैव गुड एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स, इसलिए ये बहुत अधिक आवश्यक है कि हमारे पड़ोसियों से हमारा व्यवहार कैसा हो, अच्छा हो और मित्रवत हो। तो आई होप फ्रेंड्स अब आपको ये पूरा पैसेज बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, व्हाई इज मैन कॉल्ड ग्रेगरियस एनिमल, यानी मनुष्य को मिलनसार जीव क्यों कहा गया है।
तो अगर देखें तो थोड़ा सा तो इसका आंसर हमें सबसे पहली लाइन में ही मिल जाता है। जो इसमें पहली लाइन है, मैन इज अ ग्रेगेरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी। मैन यानी मनुष्य एक मिलनसार जीव है क्योंकि वह समाज में रहता है, सोसाइटी में रहता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बिकॉज ही लिव्स इन सोसाइटी, ये इतना आप इसमें कर सकते हैं। तो आंसर लिखने का तरीका क्या है फ्रेंड्स? आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें से सब्जेक्ट को ढूंढना है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और जब हम उसका आंसर देते हैं तो वो एक असर्टिव सेंटेंस होता है। और असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट हमें कहाँ मिलेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, मेन वर्ब कॉल है, तो इन दोनों के बीच में क्या आया हुआ है? मैन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे मैन, और सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज का यूज किया गया है, तो यहाँ पे इज लगा सकते हैं। मैन इज, अब मेन वर्ब यहाँ पे आ जाएगा कॉल्ड। मैन इज कॉल्ड यानी मनुष्य को कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्रेगेरियस एनिमल। ये इतना आप क्वेश्चन में से लिखेंगे, मैन इज कॉल्ड ग्रेगेरियस एनिमल। अब इस तरीके से हम इसका स्टार्टिंग कर सकते हैं। किसी भी आंसर का स्टार्टिंग अगर आप क्वेश्चन में से करते हैं तो आपको उसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर किसी भी एक सेंटेंस में क्वेश्चन में दिए गए 2-3 वर्ड मैच कर रहे हैं तो आप पूरा का पूरा वही नोट कर लें फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन में से करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया इज, फिर मेन वर्ब आ गया कॉल्ड, फिर अदर वर्ड क्वेश्चन में से लिया गया ग्रेगेरियस एनिमल। मैन इज कॉल्ड ग्रेगेरियस एनिमल यानी मनुष्य को मिलनसार जीव कहा गया है क्योंकि, अब यहाँ पे क्योंकि के लिए आप बिकॉज का यूज कर सकते हैं। अगर वाई से स्टार्ट है क्वेश्चन हमारा तो आंसर में आपको बिकॉज का यूज करना होगा, क्योंकि वह समाज में रहता है, यानी बिकॉज ही लिव्स, क्योंकि वह रहता है। अब देखिए क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आपको आंसर भी प्रेजेंट में लिखना है। बिकॉज ही लिव्स, क्योंकि वह रहता है, इन सोसाइटी, समाज में। बिकॉज ही लिव्स इन सोसाइटी, क्योंकि वह समाज में रहता है। और इसके आगे अब आप खुद से अपना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा अपना भी माइंड यूज करना होगा। इसके बाद आप बता सकते हैं कि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है। इतना आप कह सकते हैं, मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आंसर आप लिख रहे हैं इसमें आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो बहुत शॉर्ट भी इसका आंसर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लॉन्ग तो रहेगा ही। तो आप इसमें आगे बढ़ा सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट लिव अलोन, यानी कि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है। ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट लिव अलोन, मनुष्य अकेला नहीं रह सकते हैं। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि दे नीड, यानी कि उन्हें ज़रूरत होती है। दे नीड ईच अदर, उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। दे नीड ईच अदर, उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। और किस लिए ज़रूरत होती है? आप बता सकते हैं कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है। दे नीड ईच अदर, यानी उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत होती है टू फुलफिल दियर नीड्स, यानी कि उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है। दे नीड ईच अदर टू फुलफिल दियर नीड्स एंड टू शेयर, और आगे आप बढ़ा सकते हैं एंड टू शेयर, और अपने फीलिंग्स को और अपनी फीलिंग को, अपने विचारों को शेयर करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है। एंड टू शेयर दियर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए पूरा आंसर इसका क्या हो गया कि मैन इज कॉल्ड ग्रेगेरियस एनिमल, यानी मनुष्य को एक मिलनसार जीव कहा गया है बिकॉज ही लिव्स इन सोसाइटी, क्योंकि वह समाज में रहता है। ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट लिव अलोन, यानी कि मनुष्य अकेले नहीं रह सकते हैं। दे नीड ईच अदर टू फुलफिल दियर नीड्स, यानी कि उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है। एंड टू शेयर दियर थॉट्स एंड फीलिंग्स, और अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड भी इसमें यूज़ करते हैं तो आपका जो आंसर है बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। इसमें आपको अब एक भी नंबर कोई काट नहीं सकता है। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर इसका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइव्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइव्स, यानी कि हमारे जीवन में पड़ोसी लोग कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्वेश्चन में से कुछ वर्ड्स को उस पैसेज में ढूंढना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्रूशियल रोल, क्रूशियल रोल, इसको आपको पैसेज में ढूंढना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पैसेज में दिया गया है कि बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइव्स, यानी कि जो पड़ोसी लोग हैं वे अपनी निकटता के कारण और समाज के निरंतर दबाव के कारण, निकटता के कारण और समाज के निरंतर दबाव के कारण वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपको बताया गया आंसर लिखना, पहले आपको इस क्वेश्चन में से सब्जेक्ट को ढूंढना होगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है आवर नेबर, क्योंकि सब्जेक्ट कहाँ पे मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब देखिए डू है, इसके बाद आया हुआ है आवर नेबर्स, इसके बाद यहाँ पे हमारा मेन वर्ब आ गया प्ले। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो आया है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे आवर नेबर्स, आवर नेबर्स, और इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में अगर डू आया होगा, इसके बाद आपको ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में डू आया है तो आंसर में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप मेन वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब इसमें क्या है, प्ले है, तो सीधे यहाँ पे आप प्ले लिखेंगे, क्योंकि नेबर्स प्लूरल है तो यहाँ पे प्ले रहेगा। आवर नेबर्स प्ले, अब निभाते हैं, क्या निभाते हैं, अ क्रूशियल रोल, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं अ क्रूशियल रोल। हमारे पड़ोसी एक अहम भूमिका निभाते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन आवर लाइव्स, इन आवर लाइव्स, यानी कि हमारे जीवन में। अब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं जो दिया गया कि बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ये चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी। बट फ्रेंड्स अगर हम केवल इतना ही लिख देते हैं तो ये हमारा परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था उसका आंसर इसमें दिया ही नहीं गया। क्योंकि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइव्स, यानी कि हमारे पड़ोसी लोग हमारे जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। अब इसके लिए फ्रेंड्स अगर आप इस पूरे पैसेज को पढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि फॉर दे आर ऑलवेज एट हैंड, क्योंकि वे हमेशा उपलब्ध रहते हैं। कौन सी भूमिका निभाते हैं, वे हमेशा उपलब्ध रहते हैं हमारी ज़रूरत के समय में हमारी मदद करने के लिए। हमारे पड़ोसी लोग हमारी ज़रूरत के समय में हमारी मदद करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि दे आर एट हैंड टू हेल्प अस इन आवर आवर ऑफ नीड। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे आवर नेबर्स, आवर नेबर्स आर ऑलवेज एट हैंड, ऑलवेज एट हैंड। एट हैंड का मतलब क्या है, अवेलेबल होना, उपलब्ध रहना। आवर नेबर्स आर ऑलवेज एट हैंड, यानी कि हमारे पड़ोसी हमेशा उपलब्ध रहते हैं, क्या करने के लिए, टू हेल्प अस, हमारी मदद करने के लिए, टू हेल्प अस, हमारी मदद करने के लिए। तो इन आवर आवर ऑफ नीड, यानी कि हमारी ज़रूरत के समय में। आवर नेबर्स आर ऑलवेज एट हैंड टू हेल्प अस इन आवर आवर ऑफ नीड, यानी कि हमारे पड़ोसी हमारी ज़रूरत के समय में हमेशा हमारी मदद करने के लिए मौजूद रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। इस तरीके से आप इसका एक परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि बस केवल जहाँ पे आपको ये वर्ड मिल गया क्रूशियल रोल, बस केवल वही सेंटेंस लिख दिया आपका आंसर परफेक्ट हो गया। इसमें थोड़ा सा आपको अपना माइंड लगाना होगा आंसर को परफेक्ट बनाने के लिए, ताकि हमें पूरे मार्क्स मिल जाएं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड,
यानी कि हमारे पड़ोसियों से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करने के बराबर कैसे है। अब देखिए इस पैसेज में एक जगह पे बताया गया जहाँ पे ईसा मसीह ने अपने 10 कमांड में से ये कहा था कि लव दाई नेबर एज दाउ लव गॉड, यानी यदि आप अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब है कि आप भगवान से प्रेम कर रहे हैं। और इसके आगे बताया गया कि इट सब्सक्राइब टू द व्यू दैट गॉड इज़ प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि इसका मतलब क्या है कि भगवान सभी इंसान के अंदर मौजूद होता है। ये इस बात को सब्सक्राइब करता है कि जो ईश्वर है वो हर एक इंसान के अंदर मौजूद होता है। तो इसका मतलब अगर हम अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं, पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, यानी कि भगवान से प्रेम करते हैं। तो ये चीज़ आपको लिखना होगा इसमें। तो आप कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गॉड इज़ प्रेजेंट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं गॉड इज़ प्रेजेंट in every human being. God is present in every human being. That's why आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि that is why if we love our neighbors, if we love our neighbors, it means we love God। तो एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा आंसर अगर आप देना चाहते हैं इसका, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि गॉड इज प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग, ईश्वर सभी इंसान में मौजूद होता है। दैट इज वाई इफ वी लव आवर नेबर्स, इस वजह से यदि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, इट मीन्स वी लव गॉड, तो इसका मतलब है कि हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चौथा क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि व्हाई इज इट गुड, यानी कि यह अच्छा क्यों है टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस, यानी कि फ्रेंडली रिलेशन होना विद आवर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार रहना, अच्छा रिलेशन रहना जरूरी क्यों है, ये चीज़ इसमें पूछा गया है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि इस हाईली मोबाइल और कम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमारी ज़रूरत के समय में हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वे उपलब्ध नहीं रहते हैं, वो तुरंत ही उपलब्ध नहीं रहते हैं। केवल पड़ोसी ही हैं जो हमारी ज़रूरत के समय में तुरंत ही अवेलेबल रहते हैं। तो ये चीज़ आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। अब इसका आंसर आप स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आप देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आया हुआ है ये इट, यहाँ पे इट आया हुआ, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे इट, और इसके बाद वर्ब आएगा इज। इट इज़ गुड, इट इज़ गुड टू हैव, इट इज़ गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस। ये देखिए क्वेश्चन में से ही आपको आंसर का शुरुआत करना है। इट इज़ गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स, with our neighbors। और इसके बाद देखिए यहाँ पे इस पैसेज में बताया गया है कि इन टुडेज हाईली मोबाइल एंड कम्पिटिटिव सोसाइटी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आर रेयरली अवेलेबल अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वे बहुत कम ही उपलब्ध रहते हैं हमारी मदद करने के लिए, हमारे ज़रूरत के समय में। लेकिन ये जो पड़ोसी लोग हैं, ये तुरंत ही हमारी सहायता के लिए मौजूद रहते हैं। यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज का यूज़ करके। जब वाई से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, तो आंसर में आपको बिकॉज का यूज़ करना होगा, बिकॉज। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सीधे सीधे आप बता सकते हैं क्योंकि वे पड़ोसी ही होते हैं जो हमारे संकट के समय में, हमारी ज़रूरत के समय में हमारी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तुरंत ही उपलब्ध रहते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज it is our neighbors, because it is our neighbors, क्योंकि वे हमारे पड़ोसी होते हैं। it is our neighbors who are around us, जो हमारे पास होते हैं। to help us, यानी कि हमारी मदद करने के लिए, to help us, हमारी मदद करने के लिए। और इसके बाद आप कह सकते हैं when we are in need, जब हमें ज़रूरत होती है। when we are in need, जब हमें ज़रूरत होती है, तो ये पड़ोसी लोग ही होते हैं जो लोग हमारे मदद के लिए हमारे आसपास होते हैं।
इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं कि इट इज़ गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स, यानी कि हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार रहना, फ्रेंडली रिलेशन रहना अच्छी बात है। बिकॉज इट इज़ आवर नेबर्स, क्योंकि वे हमारे पड़ोसी होते हैं। हु आर अराउंड अस, जो हमारे आसपास होते हैं। टू हेल्प अस, यानी हमारी मदद करने के लिए। व्हेन वी आर इन नीड, जब हमें ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया है कि यहाँ से यहाँ तक पहले का आंसर, यहाँ से यहाँ तक दूसरे का आंसर। आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है और फिर अपने अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। इसके बाद देखिए इसमें जो 5वां क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें A, B, C करके 3 क्वेश्चन है, ये सभी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो 5वें का A वाला पूछा गया है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस, मीन्स क्लोजनेस। तो फ्रेंड देखिए आपको इस पैसेज में बताया गया है कि इसमें जो एक वर्ड आया हुआ है प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का यूज किया गया है क्लोजनेस के लिए, निकटता के लिए। यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है, निकटता है, क्लोजनेस है। तो यही चीज़ आपको लिखना है इसमें, बट केवल एक वर्ड में आप इसका आंसर नहीं लिखेंगे, आपको एक सेंटेंस में इसको यूज करके लिखना होगा। तो आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि द वर्ड प्रॉक्सिमिटी, द वर्ड प्रॉक्सिमिटी, इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर सकते हैं। द वर्ड प्रॉक्सिमिटी मीन्स, द वर्ड प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोजनेस, क्लोजनेस। और फ्रेंड्स कॉपी में लिखते समय आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग क्या है, क्लोजनेस है, तो ये दोनों वर्ड को आप ब्लैक से लिख सकते हैं और बाकी जो अदर वर्ड्स इसमें है, द वर्ड मीन्स, ये सब ब्लू पेन से लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। अब देखिए इसमें जो बी वाला क्वेश्चन पूछा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफन। तो यहाँ पे ऑफन का मतलब क्या है, ऑफन का मतलब है फ्रीक्वेंटली, यानी कि बार बार, अक्सर। और इसका अपोजिट वर्ड इसमें कौन सा यूज हुआ है पूरे पैसेज में, अगर देखा जाए तो इसमें रेयरली एक वर्ड यूज हुआ है, रेयरली। रेयरली का मतलब मुश्किल से, मुश्किल से। तो ऑफन का जो अपोजिट वर्ड है इसमें रेयरली है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द वर्ड, ऐसे आप लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे द वर्ड से, द वर्ड रेयरली, द वर्ड रेयरली, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप ब्लैक से हाईलाइट करके थोड़ा, द वर्ड रेयरली, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि इज अपोजिट ऑफ, इज अपोजिट ऑफ, और किसका अपोजिट है ये, ऑफन का। तो आप ऑफन को भी ब्लैक से लिख सकते हैं। तो ये पूरा आंसर हमारा हो गया, द वर्ड रेयरली इज अपोजिट ऑफ ऑफन, यानी कि रेयरली जो वर्ड है ये ऑफन का अपोजिट है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन, सी वाला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन इन द पैसेज, यानी कि इस पैसेज में जो एट हैंड फ्रेज जो यूज हुआ है इसका क्या मतलब है। तो आपको पैसेज में बताया गया है कि एट हैंड का यूज यहाँ पे किस लिए हुआ है, उपलब्ध होने के लिए, इजिली अवेलेबल यहाँ पे आप कह सकते हैं। तो एट हैंड का यूज यहाँ पे किया गया इजिली अवेलेबल के लिए, यानी कि जो आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, द फ्रेज, यहाँ पे लिखेंगे द फ्रेज, द फ्रेज, और उसके बाद कौन सा फ्रेज है ये, एट हैंड, इसको आप हाईलाइट करके लिख सकते हैं ब्लैक से, एट हैंड। और फिर यहाँ पे देखिए डज का यूज हुआ है, तो मीन में आप एस ऐड कर देंगे, मीन्स। डज का यूज हुआ है क्वेश्चन में, तो आंसर लिखते समय जो मेन वर्ब है उसमें एस ऐड करेंगे। तो द फ्रेज एट हैंड मीन्स इन द पैसेज, या फिर सीधे आप उसका मीनिंग जो है वो लिख सकते हैं। मीन्स क्या है इसका, मीन्स इजिली अवेलेबल, इजिली अवेलेबल। द फ्रेज एट हैंड मीन्स इजिली अवेलेबल, यानी कि ये जो फ्रेज है एट हैंड, इसका मतलब है आसानी से उपलब्ध होना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसमें वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन के भी आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप अब आपको ये अनसीन पैसेज बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा
और आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर खुद से कैसे आप बना के लिखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।